सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। अभी तक हमने आपके यूनिट 6 तक कवर कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड, यानी जो हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम पर जो रिलीजन, जो धर्म हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कि यहाँ पर आपके बुद्धा की स्टोरी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, बट गौतम बुद्ध का जो चाइल्डहुड नेम है वो है आपके सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध, जो इनको नाम आप देखने को मिल रहा है, ये कब मिला था? जब इन्हें आपकी इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी ना, तब जाकर इन्हें गौतम बुद्ध यहाँ पर बुलाया गया था। और यही आपके इस बुद्धिज़्म के फाउंडर भी हैं, और इनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि अभी हमने अपने पिछले जो यूनिट्स में देखा था कि हमारे महाजनपद काल के समय पर हमारे कुछ जो राजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। जो उस टाइम पर आपके बहुत नए नए जो शहर हैं वो डेवलप हुए थे। हमारी जो लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल एज, तो यहाँ पर जो गाँव में रहने वाले लोगों की भी लाइफ में बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने कोशिश करी है कि हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हुए हैं उसको समझने की। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके एक छोटे से गण से थे, तो वो है शाक्यगण या फिर शाक्य क्लेन यानी वंश भी कहते हैं। यानी अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो वो कौन से वंश से थे, तो राइट आंसर क्या होगा? शाक्य वंश। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़, ये आपके कहाँ कौन से थे? ये आपके थे क्षत्रिय। ठीक है, और साथ में हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा जाता है कि हमारे जो गौतम बुद्ध है क्या वो क्षत्रिय थे या नहीं, तो बिल्कुल वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जब ये एक यंग मैन थे, तो ये एक राजाओं के बेटे थे यानी राजकुमार थे। तो आप सभी को पता है कि रिच पीपल की लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पर इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब ये कितने ईयर्स के थे? 29 ईयर्स की। जब इनकी एज कितनी थी? 29। तो यहाँ पर ये अपने राजमहल से बाहर निकल, ठीक है, हॉर्स पर अपने घोड़े पर बैठ करके, और ये आपके घूमने के लिए निकलते हैं कि बाहर सारी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन जब ये यहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और आपने ऑलरेडी यहाँ पर देखा होगा या सुना होगा कि इन्होंने 4 चीज़ें लाइफ में ऐसी देखी जिससे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुके थे। और ये उसी चक्कर में इन्होंने क्या करा था, अपनी जो कम्फर्ट लाइफ थी, अपने जो घर था, महल था, उसको छोड़ करके फिर वो यहाँ पर आपके सच के बारे में यानी नॉलेज की सर्च करने के लिए यहाँ पर निकल पड़े थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत टाइम तक घूमे, लोगों से मिले, बहुत कुछ चीज़ें देखी। तो पहले वो क्या चीज़ें देखी, ये भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जिसे आप कहते हो 4 साइट्स। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आपके महल से बाहर निकले और इन्होंने घूमना शुरू किया, तो सबसे पहले ये आपके किससे मिलते हैं? ओल्ड एज पर्सन से। तो जब ये एक ओल्ड पर्सन से मिलते हैं तो बहुत वो अपसेट होते हैं, और ये वो चीज़ सोचते हैं कि हमारी लाइफ में एक ये भी स्टेज आएगा जब हम सब क्या हो जाएंगे? यस, ओल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी एज भी बढ़ती है। तो इस बात से, मतलब इस सारी बातों से ये अवेयर नहीं थे, और इन्होंने सोचा, उन्हें लगा कि जैसे आज हम हैं वो हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर जैसे कि हमारी एज बढ़ती ही है, हम एक ऐसा टाइम आएगा जब वृद्धावस्था में हमें देखने को मिलेगा। तो क्या कारण है इसके पीछे का? फिर ये दोबारा से आगे और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते हुए ये मिलते हैं एक आपके सिख पर्सन से, यानी कि आपके एक बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा। लाइक एक जो मान लो कि हाथ से ठीक नहीं है या फिर पैरों से ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उन्हें ये भी समझ आया कि अच्छा, हमारी लाइफ में ऐसी भी चीज़ें होती है कि हम लोगों को ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी, हम सब कभी बीमार भी पड़ते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध इन दोनों चीज़ों को देखे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये अपसेट हुए। फिर ये जब आगे बढ़े तो फिर वो मिले एक डेड पर्सन से। ठीक है, यानी डेड बॉडी थी, तो उन्होंने इसको देखा तो और भी ज़्यादा वो अपसेट हो गए। और वो ये विचार करने लगे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम सब क्या हो जाएंगे, कि हम सबकी मृत्यु ज़रूर होगी। तो उन्हें ये सारी बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये सब क्यों होता है। और फिर जैसे वो आगे बढ़े और लास्ट में वो आपके एक साधु से मिलते हैं। ठीक है, तो साधु से जब वो मिलते हैं तो उनसे मिलकर उनको अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एकदम शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं, और मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है ना। और यहाँ पर उन्होंने साधु से ये सारी चीज़ें पूछी, और वो कन्फ्यूज़ थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर इन साधु ने कहा कि अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों को जानना है, समझना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? सच तक पहुँचना है, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। तभी जाकर आप अपनी जो भी सच्चाइयों को जानना चाहते हो वो आप लोग जान पाओगे। तब जाकर 29 ईयर्स में गौतम बुद्ध ने आपके घर को छोड़ा था, ताकि ये इन सारी चीज़ों को यानी इस सच को जान सके। और फिर इन्होंने मेडिटेशन किया, और बहुत लंबे समय तक। और कौन से पेड़ के नीचे किया था? पीपल ट्री, जो कि आपके बोध गया में, बिहार, याद रखना। और फाइनली इन्हें 6 साल बाद, यानी कि जब ये 35 ईयर्स के हो गए,
तो 36 ईयर के बाद फाइनली इन्हें इनलाइटनमेंट मिल जाती है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और इन्हें चीज़ें समझ में आने लगती है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये एक राजकुमार थे और राजा के बेटे थे, तो ऑब्वियस इतनी अच्छी खासी लाइफस्टाइल इन्होंने छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके ये इस लाइफ में आए और ये जिस ट्रुथ को जानने के लिए, सर्च के लिए यहाँ पर निकले थे, उन्हें फाइनली 6 साल बाद ये चीज़ें मिल गई। तो याद रखना, पीपल के ट्री यानी आपके पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोध गया बिहार में है, जहाँ पर उन्हें इनलाइटनमेंट मिल चुकी थी, और वहीं से इन्हें बुद्धा यानी वाइस मैन, बुद्ध का मतलब क्या होता है, वाइस मैन होता है, ये भी याद रखना। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? अपना पहला प्रवचन की मैं बात करूँ तो वो सारनाथ, जो कि आपके वाराणसी में है, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या दिया है, सरमन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रवचन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। और फाइनली इनकी जो डेथ होती है वो कुशीनगर में होती है, ठीक है। इनकी डेथ का होती है कुशीनगर में हो जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन, पहला जो सरमन है वो सारनाथ में दिया था, और यहाँ पर स्तूप भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारनाथ में भी स्तूप है, यानी अशोक ने आपके सारनाथ, अमरावती, हर इन जगहों पर स्तूप बनवाए थे। और आपको पता ही है कि अशोक ने हर उस जगह पे स्तूप बिल्ड कराया था जहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कुछ भी मिलता है, चाहे उनका वहाँ पे बॉन्ड हुआ हो, चाहे वहाँ पर उनका डेथ हुआ हो, कुछ भी हुआ, चाहे जहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन भी दिया था, उनसे रिलेटेड जो चीज़ भी हम देखते हैं वहाँ पर अशोक ने स्तूप बिल्ड करवाया था, ठीक है। तो बुद्धा ने आखिरकार यहाँ बताया क्या? तो देखो इस पैराग्राफ में मेंशन है, इन्होंने आपके 4 नोबल ट्रुथ बताए, ठीक है। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने, क्योंकि अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटनमेंट मिल गया है, तो अब लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, अपने डिसाइपल, शिष्य को बता रहे हैं कि आखिरकार कि 4 ट्रुथ क्या है। इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। मतलब इन्होंने बोला कि हमारी जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, सबके जीवन में क्या है? दुख, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब जिस भी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, सबके लाइफ में सैड जो है वो ये पल आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में सैडनेस नहीं होगी। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया, जो दूसरी सच्चाई, कि आखिरकार ये जो इनके दुखी का, परेशानी का जो कारण है वो है इनकी डिज़ायर, यानी हमारी इच्छा। हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारी इच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों की जितनी ज़्यादा इच्छा बढ़ती रहती है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग जो चाहते हैं और वो हमें ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने इसको डिस्क्राइब किया था एज अ थर्स्ट, यानी तन्हा। एग्जाम में तन्हा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंगली क्या है, तो ये थर्ड अगर बात करते हैं, इन्होंने बोला तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें सैड नहीं होना है तो उसके लिए इन्होंने बोला कि सबसे जो मुसीबत की जड़ है वो हमारी इच्छा है। तो अगर आप अपनी इच्छा को ख़त्म, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता कोई भी, कम कर दोगे तो हम अपनी लाइफ से जो इतना सैडनेस है, जितनी परेशानी है, जितना दुख है, उसको भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई कितना भी रिच हो या कोई कितना भी पुअर हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस लाइफ में जो अपने लाइफ में सिर्फ खुश ही होगा, ठीक है। कितना भी बड़ा आदमी भी होगा, वो भी अपने जीवन में दुखी होगा किसी ना किसी कारण से। तो इन्होंने बोला कि अगर आप लोग अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने आपके क्या दिया, 8 फोल्ड पाथ, यानी 8 रास्ते बताए थे जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने आपके कर्म की बात करी है, कोई डाउट नहीं है। बुद्धिज़्म हो चाहे जैनिज़्म हो, ये लोग आपके कर्म की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंगली क्या है, इंसानों का जैसा कर्म होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली लाइफ में इंसानों का जो अगला जन्म भी होगा तो उसके उनके कर्म के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर हमारे जो बर्थ है, जो जन्म है, बड़े घर में हुआ या छोटे घर में हुआ या मिडिल क्लास में हुआ है, वो भी हमारी कर्म के अकॉर्डिंग होता है। तो अच्छे कर्म करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका होगा, बुरे कर्म करोगे तो ये, मतलब इनकी जो हमारी पूरी लाइफ की जो साइकिल है वो इसी पर टिकी है, ऐसा मानना है। इसीलिए उन्होंने बोला चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे इवनली आपके इंसेक्ट हो, तो हमें कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी तरीके का, क्योंकि आज हमने अगर किसी को हार्म पहुंचाया है, ठीक है, तो कल वो साइकिल घूमकर आपके पास भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी के साथ गलत किया तो इन फ्यूचर आपके साथ नहीं होगा, वो भी होगा, या तो इस जन्म में होगा या तो अगले जन्म में। तो यानी कि इससे हमारे लाइफ पर इफेक्ट पड़ता ही है, ऐसा मानना था आपके गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की जो बुक्स आप देखते हो, जो इनके टेस्ट लिखे गए थे, वो प्राकृत भाषा में ऑर्डनरी पीपल ने लिखा, अदरवाइज बुद्धिज्म की जो टेस्ट है वो पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और ऑर्डनरी तो प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टूड हिज मैसेज। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है यहाँ पर एक बॉक्स में आपको एक औरत है किसा गुताबी, और इनसे रिलेटेड स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक वुमेन है, इनके जो बेटे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थी, तो इसीलिए गौतम बुद्ध के पास गई और उन्होंने बोला कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी करके मैं, कैसे इसकी जो ज़िंदगी, लाइफ जो मर चुका है, वो अपने बेटे
आपकी जो डेड बॉडी वो अपने साथ लेकर के आई थी। उनको ये था कि गौतम बुद्ध आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे बेटे को भी क्या कर दो, दोबारा से जीवन दान कर दो। तो गौतम बुद्ध ने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें भी एक चीज़ करनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे की लाइफ वापस आ जाए, तो उसकी जो माँ थी, यानी कि आप ये जो वुमेन आप देख रहे हैं, उन्होंने ठीक है जो भी आप कहो वो हम करेंगे। उन्होंने बोला कि तुम्हें आपके सरसों कह सकते हैं या कोई सीड्स कह सकते हैं, ये तुम्हें हर कलेक्ट करके लाना है, ठीक है। तो वो वुमेन खुश हो गई, कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इकट्ठा करके ले आऊँगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने उनसे क्या कहा कि वो जो सरसों के जो बीज हैं वो तुम उसी घर से लाओगी जिस घर में कभी भी किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई होगी, ठीक है। तो वो वुमेन जाती है, हर घर के बाहर जाती है, डोर टू डोर जाती है, और लेकिन कोई भी एक ऐसा घर नहीं था जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इससे वो क्या समझाना चाहते हैं गौतम बुद्ध कि इस लाइफ में, हमारे इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, तो ऑब्वियस है उनका मरना भी, यानी उनकी मृत्यु ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल होगी वो, लेकिन कोई भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने इनको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। ये थी कहानी गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सोर्स है वो है उपनिषद। आप सभी को पता है कि उपनिषद टोटल कितने होते हैं, 108 उपनिषद में। और ये बॉक्स देख रहे हो, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे इंडियन फिलोसफी में कितने स्कूल हैं, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो आपको ये 6 के 6 न्याय हुआ आपका सम्यक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा, ये याद रखना है। और ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी हमें क्या बताता है, ये किसने फाउंड किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से साधु थे आपके कन्नड़, गौतम, कपिला, पतंजलि, जामिनी और व्यास। ये हर एक 6 फिलोसफी के नीचे आपके फाउंडर भी लिखे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके उपनिषद की, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे मरने के बाद भी, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी क्या जीवन होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी लोग, आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइसेस, बलिदान को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ये बात आप भी जानते हो। हमारी जो आत्मा है या इंडिविजुअल सोल है, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली कि आत्मा और द ब्राह्मण वर एक, मतलब दोनों एक ही हैं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। इनके जो आइडियाज़ हैं, सारी चीज़ें, इसको रिकॉर्ड किया गया था आपके उपनिषद में, और ये लेटर वैदिक टेस्ट में आप देखते हो। उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या, एग्जाम में याद रखना, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। तो सब क्या होगा, इस टेस्ट के अंदर आपको कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में देखने को मिलता है। इस उपनिषद में थिंकर्स आपके मैन, स्पेशली आपके ब्राह्मण्स और राजा आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें वुमेन थिंकर्स भी थी, लाइक आपकी गार्गी, ये सबसे फेमस है, और इन्होंने आपके रॉयल कोर्ट में पार्टिसिपेट भी किया था डिबेट में। और जब ये भी याद रखना, सत्यकाम जवाला बहुत ही फेमस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये स्लेव थी, जवाली जो है ये एक स्लेव वुमेन है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना, और पूछा गया भी है स्लेव्स वुमेन के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो उपनिषद से रिलेटेड हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी पूछे जा गए हैं। तो जैसे कि ये हम लोग आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी जो यूनिट 12 तक है, आज की क्लास में यूनिट 7 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद मैं मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगी, उसके लिए आप इस सीरीज़ में सभी लोग जुड़े रहिए, और जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इसको रिवाइज कर लो, ताकि मॉक टेस्ट करते वक्त आपकी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पांडिनी ने, आपको पता है, ये ग्रामीण इनकी बुक थी, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इन्होंने आपके जो वॉवल्स हैं और जो कंसोनेंट्स हैं, इनको अरेंज किया था, और साथ ही साथ अलजेब्रा भी आपको इसी में देखने को मिलता है। पांडिनी ने अष्ट अध्याय लिखी थी, ये बात आप सभी को ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। जिन्हें नहीं पता, याद रखना, अष्ट अध्याय की जो बुक है वो पांडिनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है जैनिज्म। गौतम बुद्ध की तो हमने बात कर ली, अब जैनिज्म, जैन धर्म की बात भी कर लेते हैं। जैनिज्म जो है वो आपके 24 तीर्थकर हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्धमान महावीर के नाम से हम जानते हैं। ये भी आज से 2500 साल पहले ही आप देखोगे, ये भी क्षत्रिय ही थे, और ये लिच्छवी। और याद रखना कि वहाँ पर जो उनका क्लेन था वो शाक्य था, इनका जो क्लेन है, जो वंश है, वो जांत्रिका है, जांत्रिका क्लेन से थे ये, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्होंने जब अपना घर छोड़ा था तब ये 30 ईयर्स के थे। गौतम बुद्ध ने जब छोड़ा था तो वो 29 ईयर्स के थे, और उन्हें 6 साल में ही इनलाइटनमेंट मिल गया था। इन्हें 12 साल लगे थे, मतलब जब ये 42 ईयर्स के हुए तब जाकर इन्हें इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने घर छोड़ा था, ये जंगल पे गए थे, और इन्हें 12 साल लगे, तब जाकर इन्हें इनलाइटनमेंट मिली, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर नीचे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर जो भी लोग जैन धर्म पे आएंगे तो इनकी टीचिंग्स को हमें फॉलो भी करनी पड़ेगी, ये सारी बातें। और ये आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में, यहाँ पे हमें ये याद रखना है, महावीर गौतम बुद्ध के जो टेस्ट मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत के जो कहाँ बोला जाता है, आपके मगध में, जिसको हम मगधी भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारे जो महावीर के जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें हम जैन कहते हैं, जो बहुत ही सिंपल लाइफ होती है, ठीक है। और ये आपके क्या करते हैं, हर एक घर में जा जाकर ऐसे फूड मांगते हैं, देन तब खाते हैं, मतलब आपके एब्सोल्यूट ऑनेस्ट लाइफ ये जीते हैं। कोई भी, इन्होंने अगर हम बोलें तो आपकी
5 चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि क्या करना है, कि हमें चोरी नहीं करनी है, ऑब्जर्व सेलिबेसी, कभी शादी नहीं करनी, सिंगल ही रहना है, कभी भी मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, मतलब प्रॉपर्टी पे अगर कोई अधिकार नहीं जमाना है, एक बार आपने सब कुछ त्याग दिया है तो ओवरऑल सब कुछ त्याग के तब जैन धर्म में आना है, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। आपको भी पता है कि दिगंबर और श्वेतांबर 2 तरीके के हमारे जैनिज्म होते हैं। तो जो दिगंबर होते हैं वो बिल्कुल कोई भी क्लोथ वियर नहीं करते, श्वेतांबर तो फिर भी वाइट वियर के क्लोथ वियर करते हैं, ठीक है। जैन का मतलब आप यहाँ देख सकते हो, वाइस मैन बुद्धिज्म का बताया था, जैन मतलब ये वर्ड आया था आपका जिन से, जिसका मतलब होता है कॉन्कर। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। और जैनिज्म जो है वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, ये सारी चीज़ें याद रखना। जैनिज्म जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्टों में, आपके गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारी जगहों पे जैन धर्म फैला था। और अगर हम बात करें, दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच कॉल्ड आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लस वल्लभी, जो कि आपके गुजरात में अबाउट 1500 ईयर अगो। तो देखो, अगर मैं आपकी जैनिज्म की बात करूँ तो ये आपके इंडिया तक ही फैला था, बट बौद्ध धर्म जो है ये आपके ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, मतलब इसका अच्छा खासा विस्तार आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपका संघ। तो आपको पता ही है कि हमारे दोनों ही महावीर और बुद्ध जो हैं, इन दोनों ने ही घर छोड़ा था ताकि वे सच्चाइयों को जान सकें। और संघ क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है। बुद्धिस्ट की जो संघ देखोगे, बुद्धिस्ट के संघ के बारे में इनकी जो त्रिपीटक में से एक होता है विनय पीटक, यानी जो पीटक मतलब बास्केट होता है। तो विनय पीटक में याद रखना बुद्धिस्ट के संघ के बारे में मेंशन है। तो बुद्धिस्ट के संघ के बारे में कौन सी बुक में लिखा गया है? तो राइट आंसर विनय पीटक है, क्योंकि विनय पीटक, अभिधम पीटक, मैंने 3 तरीके की बास्केट बताई, और आपके सुत्त पीटक, ये 3 पीटक होते हैं, 3 बास्केट आपके किसके? बुद्धिज्म के। तो विनय पीटक में बुद्धिज्म के संघ आप देखते हो, और बाकी जो है अभिधम और सुत्त पीटक, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें किस चीज़ों के बारे में मेंशन है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि भिक्षु आपको देखने को मिलेंगे, प्राकृत वर्ड आप देखोगे बैगर, तो हमें पता है भिक्षु भिक्षुनी का काम क्या होता है, जो मांगते हैं। और धीरे धीरे संघ को आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, हर एक लोगों जो हैं वो इस संघ के साथ जुड़ते चले जाते हैं, ताकि जो भी गौतम बुद्ध की टीचिंग है वो समझा। और लिखनी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करी थी, एक बहुत अच्छी पोयम में इसको कंपोज भी किया गया था आपके। हमें एक गुफा, यानी केरल में, जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र है, हमारे वहाँ मॉन्क्स, नन्स दोनों ही यहाँ पर इस गुफा में मेडिटेशन करते थे, जो कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोनास्ट्री। तो मोनास्ट्री की जो बिगिन विद बोथ जैनिज्म और बुद्धिज्म, मॉन्क यहाँ पर आप देखोगे, मोनास्ट्रीज भी आपको हर एक जगह देखने को मिलती है। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये यहाँ पर सिर्फ उसी समय ही स्टे करते थे जब बारिश का समय होता था, क्योंकि उस टाइम पर ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इनका टेम्पररी यानी अस्थायी सेटलमेंट था, और उस क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है बारिश के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, इसी को हम क्या कहते हैं? विहार, ठीक है। तो इस मोनास्ट्री जो बिल्ड की जाती है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम विहार कहते हैं, जहाँ पर ये लोग आकर के रहते हैं कुछ टाइम के लिए। विहार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किससे बना हुआ होता है? लकड़ियों का। कुछ ऐसे थे जो ईंटों के भी बने हुए होते थे, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट के टेस्ट भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, आपके वर्ण सिस्टम, ये सारी बातें आप देखते हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट, या फिर लैंड ओनर, या फिर राजा। देखो, ये जो विहार है ना आपका, ये लोग उस टाइम पे दान भी करते थे, जैसे कि उस टाइम का जो भी राजा होते थे ना, वो लोग, चाहे रिच मर्चेंट, लैंडलॉर्ड, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको, क्योंकि ये भी एक तरीका है ताकि आपके बौद्ध धर्म को फैलाने का, जितने भी लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे तो उसको फैलाने का ये भी एक ज़रिया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिस्टम है आपका आश्रम। तो द सिस्टम ऑफ आश्रम आपको भी पता है। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म के में, यहाँ पर हमारे जो आश्रम होता है ना, हमारी लाइफ यानी जब से हमारा जन्म होता है और मरने तक के 4 आश्रम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो, आश्रम का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी एक जगह पर रहकर मेडिटेशन हमें करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे पहला होता है आपका ब्रह्मचार्य, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी। देखो, ब्रह्मचार्य वो टाइम होता है जब हम एक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। फिर होता है गृहस्थ, ये वो समय होता है जब हम एजुकेटेड हो चुके हैं और अब हमें घर संभालने की बात आती है। तो जब हम घर संभालते हैं ना, तो ये आपके गृहस्थ होता है, जब हमें शादी का टाइम होता है, दैन फिर बच्चे होते हैं, फिर हमें अपने पूरे घर का खर्चा उठाना होता है, जॉब पर जाते हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट है आपका वनप्रस्थ, ये वो समय होता है जब रिटायरमेंट का टाइम होता है। और लास्ट होता है संन्यास, फिर सारे कामों से फ्री होकर सिर्फ भगवान में ध्यान करना है। तो ये 4 तरीके के हमारे आश्रम होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, याद रखना। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और आपके संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है ये ज़्यादातर सिंपल लाइफ आपको देखने को मिलते हैं, और ये सभी वेद को पढ़ सकते थे। शूद्र जो है वो वेद को नहीं पढ़ सकते थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गृहस्थ लाइफ मैंने आपको क्या बताया? दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्डर, यही चीज़ मैंने आपको बताई। वनप्रस्थ क्या होता है? दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, कि आपने क्या किया?
कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, तो अब आपने सब कुछ छोड़ के जंगलों में गए, सिर्फ ध्यान किया, आपने मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज करी, ये सारी चीज़ें। दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, यानी जो संन्यास का टाइम क्या होता है, जब हमने सब कुछ त्याग दिया है, अब ना बीवी ना बच्चे ना फैमिली ना प्रॉपर्टी ना कुछ, उसे संन्यास कहते हैं। तो ये सिस्टम जो है हमारे आश्रम का, अलाउ मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जनरली आप देखोगे तो वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वुमेन और शूद्र ये दोनों को ही आपके वेद को पढ़ना अलाउ नहीं था, लेकिन दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। तो यहाँ पर ये इस आश्रम को फॉलो कर सकती थी, लेकिन अभी भी याद रखना स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि वुमेन जो है वो इसको नहीं पढ़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। लास्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे जो इंपॉर्टेंट डेट होती है, उपनिषद के थिंकर्स, जैन के टीचर, ये आज से आपके बुद्धिज्म हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2500 ईयर अगो, और जैनिज्म के टेस्ट आपको आज से 1500 साल पहले देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट यूनिट 7। आशा करती हूँ कि आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी और आपको आज की क्लास से बुद्धिज्म, जैनिज्म और उपनिषद जो टेस्ट है, हमारे लिटरेचर, साहित्य और रिलीजन, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।